तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 34 की तरह ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और एज यूजुअल पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल मूव्स इन प्लेन एक्स वाई विथ वेलोसिटी v इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप, और आई कैप जे कैप ये क्या है? ये है यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस एज यूजुअल, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है कि ए और बी ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। इसके बाद एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, वो क्या है? वो है एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल वाज लोकेटेड एट द पॉइंट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि एक पार्टिकल है जो टाइम t इक्वल्स टू 0 मतलब इनिशियली वो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर है, और वो मूव करना जब स्टार्ट करता है तो उसका वेलोसिटी उसके पोजीशन के x कोऑर्डिनेट के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या क्या है? हमको निकालना है पहला इक्वेशन ऑफ पार्टिकल्स ट्रेजेक्ट्री, और एक हिंट दिया हुआ है। ट्रेजेक्ट्री मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो पहला पार्ट हम लोग पहले सॉल्व करें, उसके बाद दूसरे पार्ट पे आएंगे। पहला पार्ट बेटा बहुत ही सिंपल है। देखिए हमारे पास क्या दिया है? हमें दिया है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का ये जो फॉर्मेट है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा वो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी एक्स इक्वल्स टू ए, और जो जे का कोफिशिएंट होता है वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पहले हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये देखो ए क्या है? ए तो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि हमारे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है। तो अब थोड़ा सा हम गणित लगाएंगे, और जैसा कि जानते हैं इसका फार्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी टी, और ये हो गया हमारा ए। मैं इसको लिखूं डी एक्स बाई ए इक्वल्स टू डी टी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका यूज अब हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ देखो क्या हुआ, इसको मैं लिखूं जैसे हमने लिखा था वी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, एग्जैक्टली वी वाई को मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी टी, और ये कितना है? ये बी एक्स है। अब डी टी को मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये बन गया मेरा डी वाई इक्वल्स टू बी एक्स डी टी। और देखो अब इसको इंटीग्रेट कर दो। क्यों? क्योंकि तुमको y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, और मैथ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी डिफरेंशियल फॉर्म का कोई एक्सप्रेशन हो तो उसको इंटीग्रेट करके, है ना, जो प्रॉपर फॉर्म है उसको निकालते हैं। अब जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो दो बातें हैं। देखिए यहाँ ये x टाइम का फंक्शन है, मतलब ये वेरिएबल हो गया, और ये टाइम खुद भी एक वेरिएबल है। तो बेसिकली हम इस एक्सप्रेशन को वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये x अलग से वेरिएबल है। तो हमें या तो x को t के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है या t को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, लेकिन मुझे बेसिकली y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना था। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम dt को हटा दें। और अभी देखिए, अभी हमने कहा था कि इसका यूज होगा, यहाँ देखो यूज हो गया। अब इस dt को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ रखूँगा एकदम से आसान हो जाएगा। b ये x है ही है आपके पास, dt को लिखा आपने dx बाई ए इंटीग्रेशन dy। अब यहाँ पर अब क्या बचा है? अब लिमिट बचा है। लिमिट को लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे? जो हमारे पास इनिशियल मोमेंट का कंडीशन दिया हुआ है, जिसको कि हम लोग बाउंड्री कंडीशन कहते हैं ना, तो बाउंड्री कंडीशन को हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। क्या है? ये कहता है जब x 0 तो y भी 0। तो ठीक है भाई, x 0 तो y भी 0। अब मैंने मान लिया कि x
x हो गया तो y फिर y हो गया, ऐसे मान लेते हैं। अच्छा, इसको इंटीग्रेट किए हम तो यहाँ हुआ हमारा y, b बाई ए बाहर हो गया क्योंकि कांस्टेंट होता है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो y इक्वल्स टू बी अपॉन 2a एक्स स्क्वायर, ये हमारे पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकल गया। बहुत ही सिंपल सा था, और जैसा कि आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन से ये पैराबोला है, तो आप चाहो तो इसको प्लॉट भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर जेई एडवांस वगैरह में क्वेश्चन पूछता है तो इसको ऐड कर देगा कि इसको प्लॉट करो, और उस पर बेस्ड फिर मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन और तगड़ा बनाया जा सकता है। तो चलिए, पहला पार्ट तो हमारा हो गया, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारी ज़रूरत शायद नहीं थी। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट कहता है कि अपने पार्टिकल का जो पाथ हुआ, मतलब जो ट्रेजेक्ट्री हुई, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। कर्वेचर रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो बहुत ही सिंपल है ये भी, लेकिन जैसे कि हम लोग पीछे वाले क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे, एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज है। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद तब इस पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए पार्ट बी, आप देखो पार्ट बी में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए किसी भी पाथ में, बस कर्व होना चाहिए, इसका कोई एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पर पॉइंट है, पार्टिकल हमारा इसी पाथ पे देखो जा रहा था ऐसे ना, ऐसे, और किसी मोमेंट पे हमने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमारा पार्टिकल है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल किसी पाथ पे मूव करता है तो उसका वेलोसिटी उसके पाथ के टैंजेंट के अलॉन्ग होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पर एक टैंजेंट ड्रॉ करूँगा ऐसे, है ना। ये क्या बताएगा? ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा, राइट। यहाँ तक तो सब कोई जानता है, यहाँ मेरे ख्याल से किसी तरह का कोई समस्या नहीं आने वाला है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है और बहुत ही काम का है। यहाँ देखो, जो मैथ ढंग से जानता होगा वो इस बात को समझेगा कि इस पॉइंट के आसपास छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, इसको बोलेंगे नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। ये इतना छोटा है कि मैं इसको एक सर्कल का पार्ट मान सकता हूँ, सर्कल का पार्ट मान सकता हूँ। मतलब ये देखिए, ये आप ऐसे बना दो सर्कल, हाइपोथेटिकल, मतलब एक्चुअल में नहीं है लेकिन हमने इसे बना दिया है। अब आप सोचिए कि ये जो वेलोसिटी हो गया वो सर्कल के टैंजेंट के अलॉन्ग हो गया। अब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इस पॉइंट P पर हमारा पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन में जब भी कोई पार्टिकल होता है तो उस पर दो एक्सेलरेशन लगते हैं, एक टैंजेंट के अलॉन्ग और एक सर्कल के सेंटर के अलॉन्ग। तो देखिए, इधर की तरफ ए, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ये इसका सेंटर है मान लीजिए, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन इरोडॉप के बुक में इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन के नाम से जाना गया है। तो आप इसको सेंटीपिटल बोल दो या नॉर्मल बोल दो, एक ही बात है। तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया हमारा। इसका क्या होता है फार्मूला, इसके बारे में आप जानते हैं कि an जो होता है वो बेसिकली v स्क्वायर अपॉन r के बराबर होता है। r इसका रेडियस है, और अपने क्वेश्चन में इसी r को निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से देखो बेटा, r निकालना अगर है तो r को मैं ऐसे लिख दिया, और v स्क्वायर अपॉन ऐसे an कर दिया मैंने, है ना, v स्क्वायर अपॉन an कर दिया। देखिए कितना आसान हो गया, अब कितना आसान हो गया। अब आपको क्या निकालना है? v स्क्वायर निकालना है, वो निकाल ले जाएंगे क्योंकि v दिया हुआ है आपका। आपको निकालना है an बेसिकली। तो an निकालने के लिए एक और फंडा समझो जरा यहाँ पे, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये होता है dv/dt। मतलब कि हमारे स्पीड का टाइम डेरिवेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। नोट हमेशा ये करना है
कि ये जो v है वो v स्पीड नहीं है। बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि इसको वेलोसिटी मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये स्पीड है। तो स्पीड का अगर आप टाइम डेरिवेटिव कर दोगे तो आपका at निकल जाएगा। दूसरी बात समझो, ये जो आपका an है और at है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट लोगे आप, तो रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा उसको at कह दो, इसको कह दो रिजल्टेंट, या फिर नेट कह लो आप ना, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसके लिए अभी आप अगर वेक्टर के फंडामेंटल को यूज करोगे तो at स्क्वायर इक्वल्स टू a स्मॉल t का स्क्वायर प्लस a n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो a n इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा a t का स्क्वायर माइनस a स्मॉल t का स्क्वायर। अब हम a n निकालेंगे, है ना, और यहाँ पे पुटअप कर देंगे, हमारा r निकल जाएगा। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को एकदम से दिमाग में रखना है ना। और दूसरी बात ये है, थोड़ा ये भी आप जान लो कि इस कॉन्सेप्ट को मोस्टली आप कहाँ यूज करोगे, जब आपको आपके पार्टिकल का पाथ पहले से ही क्लियर है कि वो सर्कल पे जा रहा है या किसी, है ना, नोन पाथ पे जा रहा है, तब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश करोगे। मतलब अगर हम अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो सर्कुलर मोशन या पैराबोलिक मोशन, या फिर कोई पार्टिकल हमारा इलिप्स के पाथ पे जा रहा है या हाइपरबोलिक ना पाथ पे जा रहा है, तो उस केस में हम इस फंडे को मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसको यूज करते समय अपने क्वेश्चंस के और भी कंडीशंस को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब देखेंगे कि मतलब अप्लाई है, मतलब अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक हिंट था ये। अच्छा, अब देखो चले आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है वी स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे लिए तो भाई देखो v इक्वल्स टू गिवन था ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप। आप क्या करो, पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी वी अपॉन डी टी करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा बी डी एक्स अपॉन डी टी जे कैप। और डी एक्स अपॉन डी टी देखो पहले वाले पार्ट में लिखे थे हम लोग, वो ए के बराबर था, तो बेसिकली ये ए बी जे कैप हो गया। और ये क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपका टोटल एक्सेलरेशन हो गया। तो ये देखिए टोटल एक्सेलरेशन हो गया। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मैग्नीट्यूड इसका, तो हमने इसका ए टी कंप्लीटली ऐसे लिख दिया, ए बी हो गया। एक बात, ए टी चाहिए था, निकल गया। ए स्मॉल टी चाहिए हमको, तो ए स्मॉल टी के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको चाहिए पहले भी, और भी के बारे में अब क्या कहेंगे, भी जो था वो बेसिकली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो भी मतलब यहाँ स्पीड है, और स्पीड क्या होता है? स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो एक काम कर दीजिए, आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा? ये बनेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, जो कि हमको चाहिए है ना। तो यहाँ पे रखे हम, ये कर दिए डी डी टी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देना, हमारा ये एन नहीं है, एक्स है, और ये राइटिंग कभी सुधर नहीं सकती अब, इसलिए ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब क्या करोगे? यहाँ पे लगाओगे चेन रूल। ये तो तुम लोग स्मार्ट हो मैथ में, तो ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमने कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ किया हमने डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी। चेन रूल लगाया है मैंने, है ना। अगर आप इसको p मान लेते तो ये रूट पी डी पी हो जाता, तो ये हो जाता है 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसको जब अलग अलग करोगे आप तो ये तो होगा 0, ये बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी, है ना। यहाँ भी देखो लग गया है चेन रूल,
यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट किए थे। अच्छा अब देखिए कुछ कुछ तो कटेगा, 2 कट गया, 2 कट गया, और dx बाई dt फिर से मैंने a लिख दिया। बहुत अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास क्या हो गया, a b स्क्वायर। देखिए यहाँ ये वाला a हो गया, ये b स्क्वायर, ये x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर आ गया हमारा 80। देखिए 80 आ गया। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था an। तो यहाँ से मैंने निकाला an इक्वल्स टू अंडर रूट a कैपिटल T का स्क्वायर, मतलब टोटल एक्सलेशन का स्क्वायर। तो ये AB का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, माइनस जरा देखिए AT का स्क्वायर करना है, तो ये आपका a स्क्वायर b टू द पावर 4 x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर है। एलसीएम जरा लो, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ देखो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ पर आएगा आपका a स्क्वायर b टू द पावर 4 x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर। ये इतना घटिया सा कैलकुलेशन है। तो जरा मैं इसको ओपन कर दूं, तो ओपन जब करूंगा तो ये हो जाएगा a के पावर 4 b स्क्वायर और a स्क्वायर b के पावर 4। देखिए a स्क्वायर b के पावर 4 x स्क्वायर, और पहले से ही है हमारे पास a स्क्वायर b के पावर 4 x स्क्वायर, और नीचे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर। देखो फटाफट से कट गया, है ना। कट करके यहाँ से मैं वो कर दूँ, ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। चलो तो a निकला, लेकिन हमको तो निकालना है r। तो r के लिए अभी फार्मूला हमने कॉन्सेप्ट में बताया था कि r इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन ए एन हो जाएगा। तो वी स्क्वायर का मतलब क्या है, देखिए वी स्क्वायर का मतलब आपको v दिया हुआ है, v इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप था, तो इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नीचे अभी निकाले हैं हम, कितना निकाले हैं भाई, ये निकाले हैं ए स्क्वायर बी अपॉन में ये है, तो अपॉन में है भाई, तो ये हमारा 3/2 हो गया ऐसे। और अब क्या कर सकते हैं आप जो है इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या बन के आएगा, ए क्यूब बन के आएगा। तो ये ए क्यूब बन गया, और यहाँ बन गया 1 प्लस बी बाई ए सॉरी एक्स का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और यहाँ पर है ए स्क्वायर बी। तो देखो ए कट गया, मेरे पास बड़ा आसानी से a बाई बी ब्रैकेट में 1 प्लस बी एक्स बाई ए का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया।